प्लान बी रहने से आपको डर थोड़ा कम लगता है कि नहीं होगा तो क्या होगा। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पढ़ाई रोज़ हो रही है। जैसा आपने कहा कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आप किसी क्वेश्चन को बनाते टाइम रुक मत जाओ। अभी रिसेंट में बहुत ज़्यादा कोई मूवी नहीं देखी, मुझे लगता है धुरंधर 1 के बाद मैंने कोई मूवी नहीं देखी। कल परसों मैंने एस्पिरेंट्स वेब सीरीज़ देखी है। जॉब करते हुए यूपीएससी की तैयारी करना कई लोगों के लिए सपना होता है। इस सपने को पूरा करना नामुमकिन नहीं है, बस ज़रूरत है सही स्ट्रेटजी और मेहनत से तैयारी में जुटे रहने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आकांक्षा मिश्रा। हमारे आज के गेस्ट हैं करण सेठ, जिन्होंने वर्किंग एस्पिरेंट के तौर पर यूपीएससी में सफलता पाई है। करण झारखंड के छोटे से शहर गिरिडीह से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई झारखंड से ही पूरी की है। उसके बाद उन्होंने दिल्ली में रुख किया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में ही पीजी डिप्लोमा किया और फिर नेट जेआरएफ की परीक्षा और जनसंपर्क अधिकारी के तौर पर अपने करियर को आगे बढ़ाया। इनका सफ़र यही नहीं रुका। पढ़ाई के प्रति लगन और मेहनत से करण ने पहले प्रयास में यूपीएससी 2025 की परीक्षा में 333 रैंक हासिल की है। करण, सबसे पहले आपको यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए बहुत सारी बधाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा, और TV9 पे आने का अवसर देने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो करण, चूंकि आप जर्नलिज्म की फील्ड से ही आते हैं, तो क्या आपका ये जो यूपीएससी प्रेम पहले से था या फिर जर्नलिज्म के प्रति रुख कम था? क्या था वो आपका सपना? यूपीएससी तो पहले से सोच कर रखा था, बट जर्नलिज्म मैंने किया था 2022-23 में आईआईएमसी से रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म किया था, और उसके बाद मैंने इन शॉर्ट्स में थोड़े टाइम के लिए जॉब किया था। वहां से जो मेरा काम था वो प्रूफ रीडर का काम था, तो कंटिन्यूअस मुझे न्यूज़ की रीडिंग करनी थी। इससे मेरा न्यूज़ के करंट अफेयर्स के प्रति झुकाव थोड़ा और बढ़ा, और फिर मैंने सोचा कि आई एम रेडी टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, और फिर मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट की। और रिसेंटली सितंबर 25 में मेरा नेट जेआरएफ के थ्रू पावर ग्रिड में एज पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर सिलेक्शन हो गया, तो फिर मैं अभी पावर ग्रिड में वर्किंग। तो जैसे कि ये तैयारी थोड़ी टफ है और सफलता का रेशियो भी कम है, तो आपको क्या लगता है कि एस्पिरेंट्स को पहले प्लान बी रखना चाहिए? शायद आपने भी ऐसा ही किया, इस तैयारी में एंटर करने से पहले प्लान बी रखना ज़रूरी है? प्लान बी रहने से आपको डर थोड़ा कम लगता है कि नहीं होगा तो क्या होगा, तो इसके लिए प्लान बी जरूरी है। बट अगर आपका टारगेट यूपीएससी है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्लान बी आपके प्लान ए पे हावी हो जाए। तो प्लान बी से पहले आपको अपनी पूरी ताकत यूपीएससी की तैयारी में लगानी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है 2-3 अटेम्प्ट्स में, तो फिर डेफिनेटली आपको प्लान बी की तरफ स्विच करना चाहिए। मतलब प्रायोरिटी सेट करना एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली। तो जॉब के साथ आपका पढ़ाई का रूटीन कैसा रहता था? कैसे आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते थे? अपना रूटीन ज़रा दर्शकों को बताइए। आकांक्षा, मैंने जब मेजरली जब तैयारी की तो उस टाइम पे मैंने जॉब छोड़ रखा था इन शॉर्ट्स में, और फिर मैंने मेंस के बाद जॉब ज्वाइन की थी पावर ग्रिड में। तो पावर ग्रिड जॉब के साथ मैंने इंटरव्यू की तैयारी की थी। उस टाइम पे रूटीन ऐसा था कि दिन में आप ऑफिस में रहते हो, शाम को 7 बजे के बाद जो 3-4 घंटे मिलते थे उसमें तैयारी। बाकी टाइम जब मैंने एज फुल टाइम एस्पिरेंट तैयारी की थी तो मेरा रूटीन नॉर्मल रूटीन था कि सुबह 7 बजे उठ के 8 बजे तक स्टडी हॉल में चले जाओ। उसके बाद फिर 8 बजे से लंच टाइम तक एक शिफ्ट पढ़ाई करो, फिर लंच टाइम के बाद एक 1-1.5 घंटे के ब्रेक के बाद फिर डिनर टाइम तक पढ़ाई करो, फिर शाम में थोड़ा वर्कआउट वगैरह, और उसी के वैसा ही रूटीन था मेरा। तो कंसिस्टेंसी के साथ आप कितने घंटे पढ़ाई कर पाते थे? जैसे बहुत लोग बोलते हैं, हाइप क्रिएट करते हैं कि 15-16 घंटे पढ़ लें तब जाके हमारा सिलेक्शन हुआ। तो आपके लिए इस तैयारी में वो भी पहले प्रयास में आपने कितने घंटों की पढ़ाई की? ऐसे बहुत ज्यादा टाइम तो काउंट कभी नहीं किया कि कितने घंटे की पढ़ाई हो पा रही है, बट स्टिल 8-9 घंटे से ज्यादा ही रहते थे डेली। ब्रेक्स होते थे, हाफ डे ब्रेक्स, फुल डे ब्रेक्स भी होते थे, बट ज्यादातर पढ़ाई 8-9 घंटे से ज्यादा की ही होती थी। कितने घंटे की पढ़ाई हो रही है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पढ़ाई रोज हो रही है। जैसा आपने कहा कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, हाँ, बट एक मिनिमम थ्रेशोल्ड है कि उतनी पढ़ाई अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपके क्लासेस ही कंप्लीट नहीं होंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, तो इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ता है यूपीएससी के लिए। तो क्या आपने कोचिंग कहीं पर की, किसी मेंटर्स की मदद ली इस तैयारी में एंटर करने के लिए?
मैंने मल्टीपल कोचिंग से हेल्प ली थी, ऑप्शनल के लिए भी और अपने जीएस के लिए भी। और आई थिंक यही बेटर अप्रोच है, क्योंकि आपको कोई भी एक कोचिंग बेस्ट फैकल्टीज एक साथ अवेलेबल नहीं करा पाता है। तो इसलिए वो बेटर ऑप्शन है कि जहाँ जो फेमस फैकल्टीज हैं आप उनके अगर नोट्स मिल रहे हैं तो उस नोट्स को पढ़ें, या उनके लेक्चर्स अगर एक्सेसिबल हैं यूट्यूब वगैरह पे तो वहाँ से उनके लेक्चर्स को देखें। तो थोड़ी सी आपकी हैंड होल्डिंग हो जाती है, तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी ईजी होती है। तो ऑप्शनल आपका पीएसआईआर था? हाँ, मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस था। तो करण, क्या एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है? क्या आपने अपनी तैयारी में एनसीईआरटी की मदद ली थी? एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट रहता है बेसिक्स के लिए, बट अगर थोड़े आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप डायरेक्टली अगर आप कहीं से कोचिंग या हेल्प या लेक्चर्स देख रहे हो यूट्यूब वगैरह पे, तो वो जनरली इंक्लूसिव ऑफ एनसीईआरटी होते हैं आजकल, कि उस लेक्चर में आपको एनसीईआरटी का कंटेंट दे दिया गया है। तो सेपरेटली आपको एनसीईआरटी पढ़ने की उतनी ज्यादा जरूरत मुझे नहीं पड़ी थी। कुछ सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ज्योग्राफी क्लास 11 एनसीईआरटी, फिजिकल एनवायरमेंट वाली जो एनसीईआरटी है वैसी, इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो अगर आप लक्ष्मीकांत वगैरह जैसी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी ना भी पढ़े तो काम चल जाता है। तो आपका जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको सफलता मिली है, तो जो एग्ज़ाम के तीनों स्टेजेस हैं उनको पूरा करने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी कि इतने कम टाइम में आपको सिलेक्शन मिला? क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स को देखा है जो सालों साल तैयारी कर रहे हैं, छठे अटेम्प्ट में, सातवें अटेम्प्ट में उनको सफलता मिल रही है। तो आपका वो क्या एक पर्टिकुलर अप्रोच था जिसने आपको पहले अटेम्प्ट में सफलता दिलाई? मैं स्टेजेस वाइज जानना चाहूँगी, जैसे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। आई थिंक जो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी है वो इंटीग्रेटेड होनी चाहिए शुरुआत में। फाउंडेशन आपका इंटीग्रेटेड होना चाहिए। जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री हैं, वो स्टार्टिंग के 4-5 मंथ 6 मंथ्स में आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ कंप्लीट करना चाहिए। बिकॉज जो फैक्ट्स हैं वो चेंज नहीं होंगे। डिफरेंस एग्जाम के पैटर्न में है कि आपको, मैं इसको थोड़ा इजी करना चाहूँ, इंटीग्रेटेड अप्रोच मतलब थोड़ा और आप एग्जाम्पल देके कैसे करते थे वो आप समझाएं। हाँ, जैसे कि जो चीजें हैं, जो टॉपिक्स हैं, आप उनको पढ़ने पे जाइए। फिर आपको बाद में उस टॉपिक पे एमसीक्यू बनाना है या रिटन आंसर लिखना है, वो प्री और मेंस का पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको करना होगा। बट जो टॉपिक है सिलेबस के, आप उनको एज पर द टॉपिक पढ़िए। कि अगर आपको जीडीपी सीखनी है तो आप उसको सीखने पे जाइए। एक बार जब आप बेसिक्स को सीख जाओगे तो फिर बाद में उसको अलग करना कि इससे रिलेटेड एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है, एमसीक्यू एप्टीट्यूड कैसे डेवलप करना है प्रीलिम्स के लिए, और मेंस के लिए उसके रिलेटेड आंसर राइटिंग कैसे करनी है, वो सेकेंडरी पार्ट है। तो एक बार जब आपके बेसिक्स कंप्लीट हो जाते हैं शुरू के 5-6 महीने में तैयारी के, और उसी टाइम पे आपको ऑप्शनल भी स्टार्ट कर देना है। ऑप्शनल में आपको केवल रिटन पेपर्स लिखने होते हैं, प्री में ऑप्शनल नहीं होता। तो अब उसके साथ साथ आपको जब थोड़ा टाइम खत्म हो जाता है तो फिर ये कोर सब्जेक्ट्स जो मैंने बताया, उनके अलावा आपको जो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ मेंस में आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रीलिम्स में आते हैं। तो आपको उन सब्जेक्ट्स की तरफ मूव करना चाहिए जो सिर्फ मेंस में आते हैं, जैसे एथिक्स, सोसाइटी, वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह जो सिर्फ मेंस में आते हैं। तो उन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना है, और उनको उस पर्सपेक्टिव से कंप्लीट करना है कि आपको उसमें आंसर्स लिखने हैं। आपको उसमें 150 वर्ड्स और 250 वर्ड्स के आंसर लिखने हैं। आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में टाइम कम होता है। तो मैं भी बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, बट जो सजेस्टेड है वो ये है कि आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब आप थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, तुरंत अगर आंसर राइटिंग में जंप करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको ये लगेगा मुझे कुछ आता नहीं है, और आप डिमोटिवेट होगे। तो जब ये दोनों फेजेस कंप्लीट हो जाएं, आपकी तैयारी के 8-10 महीने पूरे हो जाएं, तो आप 1-2 महीने डेडिकेटेडली आंसर राइटिंग कर सकते हो। उसके बाद आप प्री की तरफ स्विच कर सकते हो, और प्री की तरफ स्विच करने पे आपको क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने हैं। आपको एक एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलप करना है, और प्री से रिलेटेड जो केवल प्री स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं उनको कवर करना है। तो जब वो पार्ट हो जाएगा तो बाय मार्च और अप्रैल आप प्री के लिए रेडी हो जाओगे। फिर मई में प्रीलिम्स होता है, इस साल 24 मई को है। और फिर उसके बाद प्रीलिम्स के बाद अगर आपने थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग कर रखी है तो फिर आप मेंस के लिए स्विच कर सकते हो, और आंसर राइटिंग में जा सकते हो, थ्योरी को पढ़ने में जा सकते हो। और फिर उसके बाद मेरा जो मेंस में, क्योंकि मैं ज्यादा आंसर राइटिंग कर नहीं पाया था, तो मेरा जो मेंस में अल्टीमेट टारगेट था वो ये था कि मेरे सारे सब्जेक्ट्स में पेपर्स कंप्लीट हो जाएं। क्योंकि आपको 50 पेजेस लिखने होते हैं 3 आवर्स में, तो मेरे सारे सब्जेक्ट्स में पेपर्स कंप्लीट हुए थे। एंड आई थिंक मुझे उसी में थोड़ा सा एज मिला था। तो जैसे कि आपने बताया कि शुरुआत के जो समय होते हैं 5-6 महीने में सिलेबस आपने ख़त्म कर दिया, तो सिलेबस तो बहुत
वास्ट है, कैसे हुआ नहीं ये? कैसे? नहीं आकांक्षा, सिलेबस नहीं खत्म किया। 5-6 महीने में जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनको सबसे पहले टारगेट किया। मतलब जिनसे जैसे ज्यादा पॉलिटी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। हाँ, जिनसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो तो एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि उन सब्जेक्ट्स के बिना आप दूसरे सब्जेक्ट समझ नहीं सकते। मतलब जब तक आप ज्योग्राफी सीख नहीं जाओगे, आप इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी नहीं पढ़ नहीं सकते। समझ सकते। तो हाँ, तो इस तरह की जो सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए जो चारों सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, ये कोर होते हैं आपके प्रिपरेशन के। जब आप इन चारों सब्जेक्ट्स को समझ लोगे, आई थिंक पढ़ने और रटने पे नहीं जाना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग पे जाना चाहिए। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो जाती है सब्जेक्ट्स की और टॉपिक्स की, तो आपको प्री भी ईजी होगा और फिर उसके बाद आंसर राइटिंग भी ईजी होगी मेंस में। क्योंकि रटने पड़ जाओगे तो पॉसिबल ही नहीं है, इतना ज़्यादा सिलेबस है, वो कवर ही नहीं हो पाएगा। तो जैसे कि करण, टाइम कम बचा हुआ है प्रीलिम्स में, जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं इस बार के अटेम्प्ट की, उनके लिए क्या टिप्स होगी कि इतने कम टाइम वो प्रीलिम्स को कैसे टैकल करें? उनके लिए एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है, क्योंकि 42 डेज ही अराउंड बचे हुए हैं प्रीलिम्स के लिए, नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए 42 डेज। तो उसमें आप सब्जेक्ट्स के लिए टाइम डिवाइड कर लो, और टाइम ऐसे डिवाइड कर लो कि अगर अगर 10 सब्जेक्ट्स हैं तो आप 4-4 दिन ही दे सकते हैं एक सब्जेक्ट को। तो किसी भी सब्जेक्ट पे स्टक नहीं रहना। जिनका वेटेज ज्यादा है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह, उनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना है, बट स्टक नहीं होना। मतलब कि ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट पे अब आप यहाँ से अगर 10 दिन दे दोगे तो अब आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, क्योंकि आपके बाकी सब्जेक्ट्स छूट जाएंगे। तो एक वो पार्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट ये इंपॉर्टेंट है कि जितने ज्यादा आंसर्स आप अभी सॉल्व कर पाओ, सब्जेक्ट वाइज आंसर्स, एमसीक्यूज अटेम्प्ट करो, फुल लेंथ एमसीक्यूज अटेम्प्ट करो। जो लोग मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता है ऑलमोस्ट एवरी संडे ओपन मॉक्स होते हैं, कोचिंग्स वगैरह के मॉक टेस्ट जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, तो उनको अटेम्प्ट करना चाहिए। इससे आपको थोड़ा कंपटीशन का आइडिया भी मिलेगा और आपकी प्रैक्टिस भी होगी। तो क्या पीवाईक्यू पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या फिर जो कई बार होता है कि हम ज़्यादा मॉक्स लगाते हैं तो हमारा नंबर उतने नहीं आते तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो क्या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन पे ज़्यादा रिलाई करें या मॉक्स को भी प्रायोरिटी दें? आपका मतलब क्या अप्रोच था? आई थिंक पीवाईक्यू जो होता है वो आपके प्रिपरेशन का पार्ट होता है। जब आप पढ़ रहे हो उसी टाइम आप उस टॉपिक से रिलेटेड आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। उसी टाइम पे जब आप उस टॉपिक का अभी फाइनल रिवीजन कर रहे हो तो पीवाईक्यूज आपके सॉल्व होने चाहिए। पीवाईक्यूज को आप एज टेस्ट मत अटेम्प्ट करो। पीवाईक्यू को आप देखो, आप यूपीएससी के अप्रोच को समझने की कोशिश करो पीवाईक्यू को देख के। और टेस्ट आपको प्री में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि टेस्ट में करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड होते हैं। मेंस में अगर बात करें तो पीवाईक्यू का रोल प्री से बहुत ज्यादा होता है। प्री में भी पीवाईक्यू का रोल होता है, बट मेंस में क्योंकि पीवाईक्यू से क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाते हैं और पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, तो प्री का मेंस में बहुत ज्यादा रोल होता है पीवाईक्यू का। और प्री में मेरे हिसाब से पीवाईक्यू के साथ साथ टेस्ट का भी रोल होता है, क्योंकि आपको न्यू क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं टेस्ट के थ्रू। तो ये तो हो गया प्रीलिम्स और मेंस। सी सेट को कैसे हैंडल किया? क्योंकि बहुत सारी तैयारी कर लो, सी सेट में ही फेल हो जाओ फिर तो दिक्कत है। तो कैसे पढ़ाई की आपने इसके लिए? विथ एवरी पासिंग ईयर सीसैट टफ होता जा रहा है। Exactly. तो सीसैट बहुत लोगों को प्रॉब्लम कर रहा है। तो सीसैट में अगर मैं बात करूं तो मैं थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल था सीसैट में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काइंड ऑफ डिकोड कर लिया था जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है। तो कॉम्प्रिहेंशन के अगर अराउंड 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसमें अगर मैं 30 अटेम्प्ट कर रहा हूं तो मेरे 24-25 सही हो जा रहे हैं। तो मैं ज्यादा रिलाई कर रहा था कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट पे। मेरे हिसाब से सीसैट में एक चीज ये ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी क्वेश्चन को बनाते टाइम रुक मत जाओ, क्योंकि 80 क्वेश्चंस जो 2 आवर्स होते हैं, मोस्टली पीपल सीसैट के पूरे 80 क्वेश्चंस देख नहीं पाते 2 आवर्स के टाइम में। मेरे साथ भी हुआ था, मेन एग्जाम के दिन भी हुआ था और सारे टेस्ट में भी होता है कि आप सारे 80 क्वेश्चंस देख ही नहीं पाओगे। बट आपको सारे 80 क्वेश्चंस सॉल्व भी नहीं करने होते, आपको 66 मार्क्स लाना होता है आउट ऑफ 200। तो उसमें अगर आपने 55 भी ठीक ठाक अटेम्प्ट किया और आपके 45 सही हो जा रहे हैं, क्योंकि देखिए जो GS1 होता है प्री का, मतलब जो GS पेपर होता है प्री का, उसमें एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है और अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है। बट जो आपका सीसेट, हाँ सीसेट का जो पेपर होता है उसको आप सर्टेनली मार्क कर सकते हो। मतलब कि आप ऑलमोस्ट श्योर रहोगे कि इस कॉम्प्रिहेंशन का आंसर ये है, इस मैथ्स के प्रॉब्लम का आंसर ये है, इस रीजनिंग के प्रॉब्लम का आंसर ये है। तो सीसैट का प्रैक्टिस करना चाहिए और सीसैट को लाइटली, जिनको मतलब प्रॉब्लम आ रही है सीसैट में, आप प्रिपरेशन के स्टार्टिंग के 2-3 महीने में ही देखो कि आप कितना सॉल्व कर पा रहे हो सीसैट। क्योंकि कहते हैं कि सीसैट 10th लेवल पे होता है, तो बहुत कुछ आप उसमें सॉल्व कर पाओगे बहुत बार। तो अगर आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो एज पर पीवाईक्यू, तो फिर आप थोड़ा सा उसको उस पर कम एफर्ट्स लगा सकते हो। बट अगर
आप कोई पीवाईक्यू बना रहे हो और आपके 70-75 मार्क्स से कम आ रहे हैं, सीसैट में 66 पासिंग मार्क्स है, तो आपको शुरू से ही, तैयारी के स्टार्टिंग से ही आपको 2 घंटे 1 घंटे पर डे सीसैट की तरफ देना चाहिए, ताकि सीसैट का बर्डन प्री के जस्ट पहले ना आ जाए और वो आपके जीएस के रिवीजन को इम्पैक्ट ना करे। तो कंप्रिहेंशन के साथ आपने क्या रखा, रीजनिंग, मैथ, क्या उसके साथ कंपाइल किया कि मेरे 66 मार्क्स आ जाएं? हाँ, तो कॉम्प्रिहेंशन के साथ जो मैंने किया कि मैं किसी भी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन पे रुकता नहीं था, कि Okay. बहुत बार ऐसा होता है कि आपको समझ में आ जाएगा, और ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथ में ये प्रॉब्लम अक्सर आती है कि आप क्वेश्चन, आपको लगेगा कि आपसे बन जाएगा और अल्टीमेटली वो क्वेश्चन आपका 5-6 मिनट ले लेता बेस्ड है। होते हैं वो, हाँ। हाँ, हाँ, तो अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप थोड़ा सा तुरंत मूव कर जाओ उस क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ताकि आप एटलीस्ट 80 के 80 क्वेश्चंस देख लो। ऐसा ना हो कि 70 से 80 के बीच में 4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो इजीली बन जाए, बट आपने उन क्वेश्चंस को देख ही नहीं पाए, तो वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसलिए जो मेन ट्रिक है कि उतने फिर 10, 12, 15 आपको उधर से क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि इजीली बन जाए, मतलब 20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे रीजनिंग और मैथ्स को मिलाकर, तो वो इजी जो क्वेश्चंस है उन पे आपको ज्यादा टारगेट करना है। अगर आपसे नहीं बन रहा अल्टीमेटली तो घूम के वापस आना है जो क्वेश्चंस आपने लीव किए थे, अगर बहुत ज्यादा लीव हो गए तो। बट अगर आप 55 तक अटेम्प्ट कर ले रहे हो तो ये एक सेफ अटेम्प्ट है सीसैट के लिए। ओके, तो आपको स्टक नहीं होना है, पूरे गो थ्रू करना है पूरे क्वेश्चंस पर। Yes. तो करण, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ऐसे 3 पॉइंट्स कौन से हैं जो एक एस्पिरेंट को इस एग्ज़ाम में सफल बनाते हैं? क्योंकि बहुत बार लोग ऐसे इस एग्ज़ाम को बहुत हाइप क्रिएट करते हैं कि शायद हम पहले से ही हार मान जाते हैं। तो एस्पिरेंट से वो 3 क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए जो उन्हें इस एग्ज़ाम में सफलता हासिल कराएंगी? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सबसे मेन चीज है लिमिटेड रिसोर्सेज। अब आपको टॉपर्स भी बता देंगे जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है, हर कोई बता रहा है, बट एक फोमो होता है कि मार्केट में इतने ज्यादा रिसोर्स मतलब फ्लडेड है कि ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा। जो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज हैं उन पे स्टिक करना है, उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो लिमिटेड रिसोर्सेज एक है। सेकंड मैं बोलूंगा कंसिस्टेंसी। आपके अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो तो मतलब 6-6 महीने भी हो जाए तो ये नहीं होना चाहिए कि आपका कभी 2-3 दिन का ब्रेक हो गया, आपका मतलब अनटिल आप बीमार हो या कुछ ऐसा इशू हो, तो आपको जो बेस्ट अप्रोच है वो ये है कि वीकली आप अगर लेना चाहो तो हाफ डे ब्रेक्स लो, तो उससे आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होगी। लाइक वीकेंड पे सैटरडे इवनिंग या संडे इवनिंग एज पर योर कन्वीनियंस आप हाफ डे ब्रेक लो और फिर नेक्स्ट डे से फिर स्टार्ट कर दो, तो वो उससे आपकी कंसिस्टेंसी रहेगी। थर्ड थिंग कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस है, अगर आप होपलेस नहीं हो रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, बट अगर 1-2 अटेम्प्ट में ना हो तो लोग होपलेस होने लगते हैं। बट क्योंकि मैं बहुत सारे सेलेक्टेड लोगों को जानता हूँ अब, तो ऐसे बहुत से केसेस है जहाँ पे कि 4 अटेम्प्ट तक प्री भी नहीं निकला और 5th अटेम्प्ट में वो टॉप 10 में रैंक ले आए। पिछली बार तो की टॉपर ही ऐसी थी। हाँ, उनका भी कुछ ऐसा ही केस था, शक्ति दुबे मैम का। तो इसलिए कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और अल्टीमेटली सक्सेस जरूर मिलेगी। तो आपने नेट जेआरएफ की भी परीक्षा पास की है, आपने जर्नलिज्म में ही किया होगा नेट जेआरएफ? हाँ जी, मैंने नेट जेआरएफ मास कम्युनिकेशन उसके लिए क्या कैसे पढ़ाई की आपने? नेट जेआरएफ के लिए मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की। नेट जेआरएफ में पीवाईक्यूज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, तो आपको पीवाईक्यूज देखने हैं लास्ट 5-6 ईयर्स के, और पीवाईक्यूज से एक थीम आइडेंटिफाई करनी है। मेरे पास अभी भी एक डॉक्यूमेंट रखी हुई, मैंने 50-60 थीम्स लिखे थे और मैंने उन थीम्स को चैट जीपीटी का यूज करके उन थीम्स को पढ़ लिया था, और 1-2 वेबसाइट्स हैं जो कि जेआरएफ की प्रिपरेशन कराते हैं, तो मैंने बहुत ज्यादा कुछ टाइम दिया नहीं था नेट जेआरएफ के लिए, तो इसलिए वही मेरा अप्रोच था उसमें। चैट जीपीटी का यूज क्या आपने यूपीएससी में भी किया था? क्योंकि कई सारे टॉपर्स बता रहे हैं कि उन्होंने, इवन जो इस बार के रैंक 1 है, उन्होंने भी चैट जीपीटी का यूज किया था अपने आंसर्स को चेक करने के लिए। तो क्या आपने अपनी प्रिपरेशन में चैट जीपीटी का यूज किया था यूपीएससी में? मैंने आंसर्स को चेक करने के लिए तो चैट जीपीटी का यूज नहीं किया था, बट मैंने टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, मतलब कोई टॉपिक अगर कहीं पे एक साथ में आपको कंपाइल्ड नहीं मिल रहा है और आपको उसको शॉर्ट में पढ़ना है, तो उसमें एआई काफी यूज करता है, या काफी यूजफुल होता है। ओके, तो करण, एक सवाल आपके इस जनसंपर्क अधिकारी के तौर पर है मेरा, कि एक जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है वो हमारे जर्नलिज्म के फील्ड के लिए भी बहुत ज़रूरी है और एज अ सिविल सर्वेंट भी बहुत ज़रूरी है, वो चाहे फील्ड लेवल पर हो या फिर ऑनलाइन जो मीडियम्स हैं बहुत सारे। तो इसकी भूमिका कितनी, एज अ आपके जनसंपर्क अधिकारी के तौर पर आपके नज़रिए से जानना चाहूँगी, इसकी भूमिका कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और आप इसका यूज़ सिविल सर्वेंट के तौर पर कैसे करेंगे?
आई थिंक कम्युनिकेशन की जो मेरी डिग्री, मेरी स्किल्स है, वो मुझे डेफिनेटली काम आएगी एज़ अ सिविल सर्वेंट, क्योंकि जो एक प्रॉब्लम होती है एज़ सिविल सर्वेंट्स कि आप बिज़ी इतना ज़्यादा हो जाते हो अपने डे टू डे वर्क में कि थोड़े से आप लेस एक्सेसिबल हो जाते हो। तो अगर कम्युनिकेशन आपने किसी भी मीडियम से एस्टैब्लिश करके रखा है पब्लिक के साथ, कॉमन मैन के साथ, तो आई थिंक वो आपको हेल्प करेगा और आपकी एक्सेसिबिलिटी रहेगी, तो कॉमन मैन को भी कम प्रॉब्लम्स होगी और आपको भी जो प्रॉब्लम्स रहेंगी उनके बारे में पता होगी, तो आप प्रॉब्लम्स को इजीली रिजॉल्व कर पाओगे। तो सही तरीके से उस मैसेज को उन तक कन्वे कर पाएंगे। तो डेफिनेटली। जैसे कि आप तैयारी के ये तो हो गई पढ़ाई वाली बातें, तो आप ब्रेक्स में क्या करते थे? ब्रेक्स में मेरा जो मतलब गो टू थिंग था वो ये था कि हम फ्रेंड्स किसी दिन मतलब शाम में बैठे हैं तो वहाँ पे चाय कॉफी खाना पीना डिनर वगैरह साथ में, और उसके बाद मूवी वगैरह कुछ अगर रहा तो वैसा, या फिर कुछ गेम्स वगैरह फ्रेंड्स के साथ। तो मैं ज्यादातर ब्रेक्स में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहता था, आईएमसी के ही फ्रेंड्स के साथ रहता था। तो रिसेंटली आपने कौन सी मूवी देखी अभी? अभी रिसेंट में बहुत ज्यादा कोई मूवी नहीं देखी, मुझे लगता है धुरंधर 1 के बाद मैंने कोई मूवी नहीं देखी। कल परसों मैंने एस्पिरेंट्स वेब सीरीज देखी है। ओके ओके। तो करण, मैं अगर आपकी यूपीएससी जर्नी को एक न्यूज़ हेडलाइन में समेटना चाहूँ तो वो क्या होगा आपके नज़रिए से? ये टफ क्वेश्चन है बहुत ही। लाइक सिंपल जो आप टाइम हेडलाइंस ले है सकते वही। हो। मैं तो बहुत ही सिंपल हेडलाइन रखूंगा कि मतलब वही जो उस टाइप की कॉमन हेडलाइंस होती है कि मेहनत रंग लाई, यूपीएससी में प्राप्त किया इतना रैंक, वो वाली ही बेस्ट है। मुझे ओके, तो लगता है जितना बहुत जितना बहुत सिंपल। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमारे दर्शकों को बताई हैं। सबसे ज़्यादा उनके लिए इफ़ेक्टिव होंगी जो पत्रकारिता में हैं और उनका जो यूपीएससी का सपना है कहीं ना कहीं दब गया है। शायद उन्हें आपका इंटरव्यू देखकर वो सपना उनका फिर से जगे और वो अपनी तैयारी में जुटे। तो फिर दर्शकों से मैं अब विदा लेना चाहूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तब तक के लिए आपका भी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा।